सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। एरिया वेक्टर। A small area of surface enclosing a given volume can be represented as a vector. तो इसका मतलब क्या है? चलिए इस डायग्राम से देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि ये मेरे पास में क्या है, एक सरफेस एरिया है। मैंने बोला कि एक सरफेस एरिया एस है जो किसी पर्टिकुलर जगह को इनक्लोज कर रहा है। तो मैं बोलूँगा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को क्या कर रहा है, ये इनक्लोज कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सरफेस है ये अपने नीचे कुछ जगह को, कुछ स्पेस को घेरे हुए है। तो हम बोलते हैं कि ये जो सरफेस है उसने किसी वॉल्यूम को इनक्लोज करके रखा हुआ है। अब इसका छोटा सा पार्ट में अगर ले लेता हूँ तो उस छोटे से पार्ट को मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। इस वेक्टर फॉर्म को ही हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक सरफेस है मेरे पास में, मैंने क्या बोला, एक सरफेस है मेरे पास, कितनी, एस। उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया, कितना, ds। ओके, तो जो छोटा सा एरिया ds है उसको वेक्टर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक ds वेक्टर। ओके, ds वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हमने बोला यहाँ पर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds ऑफ सरफेस s कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया वेक्टर ds वेक्टर। ओके, तो किसी सरफेस s का एक छोटा सा एलिमेंट ds कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वेक्टर, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वेक्टर ds वेक्टर। अब ये जो ds वेक्टर है तो इसमें क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड और एक होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ds। तो ये जो वेक्टर होगा इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो क्या होगा, इस छोटे से एरिया ds के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर जब बनाया जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ds के बराबर होगा, छोटे से एरिया के बराबर होगा। और दूसरी चीज आती है डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो हम बोलते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर, कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। कैसे होनी चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और बाहर की तरफ होनी चाहिए। यानी मैं बोलूंगा सिंपल सा, जो ds वेक्टर की डायरेक्शन है वो n कैप के बराबर होगी। और n कैप का नाम क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। n कैप क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो होता है n कैप। क्लियर है? तो हमने सिंपल सी बात करनी है कि जो ds वेक्टर होगा यानी कि एरिया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा छोटे से एरिया ds के बराबर, और डायरेक्शन कहाँ होगी, n कैप की डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। Electric flux. For any surface, it is defined as the total number of electric field lines passing through that surface. तो किसी भी सरफेस के लिए अगर मैं बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस में से पास होती हैं उनको ही मैं नाम देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस में से पास हो रही हैं, उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। चलिए, तो कंसीडर कर लेते हैं एक सरफेस जिसका एरिया एस है और मान लेते हैं कि उसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास हो रहा है, कैसा, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रहा है उस सरफेस एरिया से, एज शोन इन फिगर। यहाँ देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है एक सरफेस से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, एक सरफेस में से पास हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर्मुलेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई, एंड द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और ये जो सरफेस है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो ये दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैं एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेता हूँ। फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। यहाँ पर ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एस क्या है, सरफेस एरिया। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन। अब मैं यहाँ पर क्या मान लेता हूँ कि ये मैंने थीटा एक कंसिडर किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। अब यहाँ बात सिंपल सी है कि मान लेते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सरफेस एरिया है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि एन कैप। तो ये एन कैप है। ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में एंगल कितना, थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में एंगल कितना कंसीडर कर लिया मैंने, थीटा। ठीक, इसको लिख लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर यानी एन कैप ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बात करते हैं, देन द फ्लक्स कैन बी गिवन एज फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू एस। क्या बोलेंगे, फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू एस। अब ये ई कॉस थीटा मैंने क्यों लिखा, मैंने यहाँ पर बोला था फ्लक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, लेकिन ये दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर इफेक्ट कैसे निकाला जाए। ये जो ई है ना, ये जो ई है, इसका सरफेस के परपेंडिकुलर इफेक्ट कैसे निकलेगा, ई को यहाँ पर ले जाओ, ई को यहाँ पर ले जाओ, यानी ई का मैं इफेक्ट ले जाता हूँ इस वाले परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। ई का एक इफेक्ट ले जाते हैं इस वाले परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। तो जहां पर एंगल बनता है वहां कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये जो ई है उसके थीटा एंगल पर क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। तो मैंने बोला ये कंपोनेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाएगा, ई कॉस थीटा इनटू सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया होगा कितना, एस, और ये क्या हो गया, ई कॉस थीटा। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू एस। अब यहाँ पर क्या है, ई कॉस थीटा और एस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होते हैं तब इनका मल्टीप्लाई मेरे को क्या देता है, फ्लक्स देता है। क्या देता है, फ्लक्स देता है। ओके। अब इसी चीज को मैं आगे क्या बोल सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं आगे पुट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ओके। अब मैं बोलूंगा आपसे कि जब कभी भी कॉस होता है, क्या होता है, कॉस होता है, तो ये दोनों को मैं वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो भी कौन सा, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे बात करता हूँ सिंपल सा, मैंने फॉर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी एस ऑफ अ सरफेस एस स्मॉल फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डी एफ। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स मैंने मान लिया कितना था, फाई था, जो हमने अभी प्रीवियसली उसका फॉर्मूला लिखा है। अब अगर हम बात करें कि इसका मैं छोटा सा एरिया लेके चलता हूँ, इस पूरे सरफेस एरिया का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और छोटा सा एलिमेंट कितना है, ds है। टोटल सरफेस एस है, उसका छोटा सा एलिमेंट ds है। तो भाई क्या सोचते हो, छोटा सा जो एलिमेंट होगा उसमें से कितना फील्ड निकलेगा, उसमें तो फील्ड भी तो छोटा सा ही निकलेगा, तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा। तो मैंने बोला कि अगर एरिया छोटा सा है तो फ्लक्स जो होगा वो भी तो छोटा सा होगा, तो फ्लक्स कितना हो गया, d5। छोटा सा एरिया ds, निकलने वाला फ्लक्स छोटा सा होगा कितना, d5। therefore d5 can be represented as d5 is equal to e ds cos theta। फाई के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, d5। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा आ रहा है, लेकिन सरफेस एरिया कितना छोटा सा, ds। तो d5 इक्वल टू ई ds cos थीटा। बिल्कुल सिंपल सा काम चल रहा है। केवल मैंने क्या लिखा, फ्लक्स को छोटा सा लिखा और सरफेस एरिया छोटा सा लिखा, बाकी
एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब बात करते हैं टोटल फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैंने छोटी सी सरफेस एरिया के लिए तो बोल दिया कि इतना सा फ्लक्स होगा, कितना डी फाई होगा। अब मैं बोलता हूँ कि छोटा सा तो मेरे को पता है, अब मेरे को टोटल सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स चाहिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स कैसे निकलेगा? इसको इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो हम छोटी सी क्वांटिटी को अगेन एंड अगेन ऐड करते चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को? टोटल फ्लक्स। तो क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैंने यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब क्या होता है, जब इंटीग्रेशन और डी पास पास में होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो ये डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करेंगे? खा जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? केवल फाई बचेगा। तो देखते हैं फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन में। क्या बचेगा? ई डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन में। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फ्लक्स होगा, फाई होगा, उसका फॉर्मूला मेरे को मिल गया। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। डी एस क्या है? छोटा सा सरफेस एरिया। और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस का नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैंने देखा थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप। एन कैप मतलब डीएस का परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये यूनिट कैसे आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलम। और जो सरफेस एरिया उसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसको डिनोट किस तरीके से करोगे? न्यूटन के लिए आ गया एन, मीटर के लिए आ गया एम, स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन में कूलम का सी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? पाई जो फ्लक्स है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है।